चलिए बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। किसकी बात करते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे। ये तो इसके नाम हो गए भारत शासन अधिनियम 1919। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किया क्या गया था? इसमें सबसे पहले प्रावधान की बात करें तो इसमें जो किया गया था वो था केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य कहा गया कि केंद्र और राज्य की विषय सूची को बांट दिया गया। क्या कर दिया गया? इसके जो विषय सूची थी, जो कानून बनाने के लिए विषय सूची बनाया गया था, उसको बांट दिया गया। क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। कहा गया कि अब केंद्र अपने विषय पे अपना कानून बनाएगी और राज्य अपने विषय पर अपना कानून बनाएगी। अगर केंद्र की बात करें कि कितने विषय दिए गए थे, तो 59 विषय थे जिसपे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। राज्य सरकार की बात करें तो 54 विषय थे। कितने विषय थे? राज्य सरकार को जो दिया गया था वो था 54 विषय और जो केंद्र सरकार को दिया गया था वो था 59 विषय। यानी राज्य सरकार की बात करें तो इसे दिया गया था 54 विषय और केंद्र सरकार की बात करें तो इसे दिया गया था 59 विषय। 59 विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया था और राज्य सरकार की बात करें तो इसको केंद्र सरकार की बात करें तो 59 विषय पे दिया गया था, राज्य सरकार की बात करें तो 54 विषय दिए गए थे। इस पे इनको कानून बनाने का अधिकार था। दोनों की बात करें, जब दोनों की बात करते हैं केंद्र और राज्य को, तो दोनों के लिए दिया गया था 36 विषय। कितने दिए गए थे? 36 विषय ऐसे दिए गए थे जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। यानी दोनों मिलकर किस पे कानून बनाएंगे? 36 विषय दिया गया था इसके लिए। केवल केंद्र जिसपे कानून बनाएंगे उसके लिए दिया गया था 59 विषय, राज्य जिसपे कानून बनाएंगे उसे दिया गया था 59 विषय। अगले प्रावधान की बात करते हैं। ये तो हो गया, ये बंटवारा कर दिया गया था कि इनको अलग अलग कर दिया जाए। अब राज्य के बारे में आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया कि प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया। जो प्रांतीय विषय दिए गए थे, प्रांतीय का मतलब क्या होगा? राज्य को जो विषय दिए गए थे इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांट दिया गया? 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। क्या था? एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक का नाम दिया गया हस्तांतरित और दूसरे का नाम दिया गया आरक्षित। यानी कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को जो विषय सूची दी गई थी इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया हस्तांतरित और दूसरे को नाम दिया गया आरक्षित। ये 2 पार्ट में इनको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया था। अगले प्रावधान की बात करें तो अगले प्रावधान में इनको क्या कर दिया गया था? 2 सदन दिए गए थे। क्या दिया गया था? 2 सदन दिए गए थे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन हमको कौन कौन से मिले थे? लोकसभा और राज्यसभा। आज भी है कि नहीं लोकसभा और राज्यसभा? ये 2 सदन कब इनकी शुरुआत, द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। अगर पूछ ले दोनों सदन की शुरुआत कब हुई थी, द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में। 1919 का जो प्रावधान आया था उसी में 2 सदन की बात की गई थी, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदन बनाए गए थे। एक का नाम था लोकसभा, दूसरे का नाम था राज्यसभा। ये 2 सदन कब बनाए गए? 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में 2 द्विसदनी व्यवस्था दी गई जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा? केंद्र और राज्य सूची को बांट दिया गया।
केंद्र को 59 विषय दे दिया गया, राज्य को 54 विषय, दोनों के लिए कितने विषय दे दिए गए? 36 विषय। फिर क्या किया गया, जो राज्य को विषय दिए गए थे उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। अब ये 2 पार्ट में बांट दिए गए। अब अगली इसके अधिनियम में हमने क्या पढ़ा था? द्विसदन व्यवस्था किया गया, द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी 2 सदन बनाए गए। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई थी? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 1919 में हुई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन, अगर ये पूछ रहे प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में। 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमें 2 सदन मिले थे और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अगले पॉइंट की बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन आपको पता ही है, जो आज होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे आपने 2 सदन पढ़ा है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो कैसे आते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए। नहीं, ये अप्रत्यक्ष होते हैं और ये जो आते हैं ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कि जनता खुद इनको चुनती है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको जनता खुद वोट दे के चुनती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में ये जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनको वोट कौन देता है? इनको वोट विधायक देता है। विधायक को वोट कौन देती है? जनता देती है। जनता विधायक को चुनती है और विधायक राज्यसभा के सदस्यों को, मेंबर को चुनते हैं, जबकि लोकसभा में नहीं होता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डायरेक्ट वोट डालती है। इसी को कहा गया प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। अगर कोई पूछ ले कब हुई थी, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, जब प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो वायसराय के बारे में कहा गया, जो भारत का वायसराय होगा ना, इसमें कितने सदस्य थे? वायसराय की जो टीम बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? वायसराय के परिषद में कितने सदस्य होते थे? वायसराय का जो परिषद था ना, इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। वायसराय की परिषद में जो 6 सदस्य थे, इसमें कहा गया कि 3 सदस्य, इसमें से कितने सदस्य? 3 सदस्यों का भारतीय होना कंपलसरी कर दिया गया। कहा गया कि ठीक है, वायसराय के परिषद में 6 लोग रहेंगे, ठीक है, उसमें से 3 लोगों को भारतीय होना एकदम जरूरी है। यानी अब 3 लोग कौन होंगे? वो 3 लोग भारतीय होंगे और 3 लोग बाहरी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 लोग इसमें भारतीय होने चाहिए। ये प्रावधान कब किया गया? तो 1919 में ये कहा गया कि वायसराय परिषद के जो 6 लोगों की टीम होगी, जो 6 लोगों का परिषद होगा ना, उसमें 3 भारतीयों को होना आवश्यक कर दिया गया। और अगले पॉइंट की बात करें तो केंद्र का बजट, यानी केंद्र का जो बजट था ना, ये राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। पहले दोनों का बजट एक साथ बनता था, लेकिन 1919 में कहा गया कि नहीं, अब केंद्र का बजट अलग बनेगा और राज्य का बजट अलग बनेगा। दोनों को अलग कर दिया गया, यानी केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में बात करें तो सबसे पहले क्या किया गया? केंद्र और राज्य को बांट दिया गया। ठीक, केंद्र को कितने विषय दिए गए थे? 59 विषय। राज्य को कितने विषय दिए गए थे? 54 विषय। दोनों को कितने विषय दिए गए थे? 36 विषय, जिसमें उनको कानून बनाने का अधिकार था। फिर क्या किया गया? राज्य को यानी प्रांतीय विषयों को फिर 2 भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, उसके बाद से द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी 2 सदन बनाए गए। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद अगली बात करें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1919 में। वायसराय के परिषद में जो 6 लोग थे, इनको कहा गया इसमें से 3 भारतीयों का होना एकदम जरूरी है। केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अब केंद्र अपना बजट बनाएगी, राज्य सरकार अपना बजट बनाएगी। आज भी तो केंद्र का बजट राज्य के बजट से अलग होता है। राज्य अपना बजट बनाती है और केंद्र अपना बजट बनाती है।
अगला बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। किसकी बात करते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। 1919 खत्म हो गया, अब भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो यह काफी लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। ये क्या था? काफी लंबा दस्तावेज बनाया गया था। कैसे लंबा बनाया गया? तो इसमें 321 धाराएं थी। अब सोच सकते हैं एक दस्तावेज में तब 321 धाराएं हो सकती हैं। 321 क्या थी? धाराएं थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब आप सोच सकते हैं कितना लंबा दस्तावेज रहेगा। क्या कह रहा है कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब क्या दे दिया गया? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। अब आप सोच सकते हैं एक प्रावधान आया या इतना लंबा था जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसी का देना है कि हमारा भारतीय संविधान इतना लंबा गया। कुछ योगदान इसका भी रहा जिसकी वजह से हमारा संविधान इतना विस्तारित हो गया, इतना लंबा हो गया। उसमें हाथ किसका माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसको लंबा क्यों कहा जाता है? लंबा और विस्तृत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां की बात करें तो 10 अनुसूचियां थी। अगले पॉइंट की बात करें तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अगर पूछे अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? आज भी हम अखिल भारतीय हैं कि नहीं है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय। आज भी हम अखिल भारतीय हैं कि नहीं है? तो वही चीज कह रहा है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? अखिल, अगर ये पूछ लिया कि भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी तो 1935 में। अगर ये पूछे कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? 1935 में सबसे अधिक शक्तियां किसके पास थी? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? वायसराय के पास। किसके पास थी? वायसराय के पास। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी तो वो होगा वायसराय। कौन होगा? वायसराय। इस समय अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद के पास। इस समय अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है तो संसद के पास। उस समय किसके पास था? 1935 में वायसराय के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास था? वायसराय के पास। अगले पॉइंट की बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन का केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। क्या किया गया? अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। अगर हम बात करें केंद्र में तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कब किया गया? तो 1935 में। इसमें कहा किया गया? केंद्र में द्वैध प्रशासन कहां स्टार्ट किया गया? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो मताधिकार कितना बढ़ाया गया? 1919 में मताधिकार की शुरुआत हुई थी, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अब क्या कह रहा है? 1935 में जो मत देने का अधिकार था इसको 10% बढ़ा दिया गया। यानी लगभग 10% जनसंख्या को। कितना जनसंख्या? 10% जनसंख्या। जब 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। यानी अगर हम बात करें कि
मताधिकार का विस्तार कब हुआ? तो ये हुआ था 1935 में। कब? कितना विस्तार हुआ था? 10% जनसंख्या को, यानी भारत के 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की बात करें तो 1919, यानी कब इसको बढ़ाया गया 10% जनसंख्या को मत का अधिकार कब मिला? तो ये मिला 1935 में। इसका विस्तार किया गया, इसको बढ़ाया गया था। 10% जनसंख्या, भारत के 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल जाता है कब? तो ये मिल जाता है 1935 में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। 5 पॉइंट हो गया, छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठे पॉइंट के बात करेंगे तो आपको पता होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। क्यों हुई थी? मुद्रा और साख के लिए। किस लिए? मुद्रा और साख के लिए। अगर ये कोई पूछ ले, ये बताइए आखिर इसको बनाया क्यों गया था? तो मुद्रा और साख के लिए। किस लिए? मुद्रा और साख के लिए। मुद्रा और साख के लिए। मुद्रा और साख के लिए, यानी आपको ये तो पता चल गया कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। क्यों की गई थी? तो मुद्रा और साख पर नियंत्रण पाने के लिए इसका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इस पर नियंत्रण पाने के लिए ही क्या किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना, अगले बात करें तो इसके तहत 7वें पॉइंट बात करें तो 1935 के तहत, यानी 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसका? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय। अब एक चीज देखिए, अगर ये पूछे किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो क्या होगा? 1935। अगर ये पूछ ले, ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत, यानी किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये था संघीय न्यायालय। क्या था? संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1935 में। अगर ये पूछ लेता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब थी, तो ये हुई थी 1937 में। यानी 1935 में तो प्रस्ताव आया था कि ऐसा है संघीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन जो संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जो संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, ये कब होगी? यानी संघीय न्यायालय की जो स्थापना होगा, ये कब किया जाएगा? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई, यानी संघीय न्यायालय जो बना, वो कब बना था? 1937 में। कब बनाया गया था? 1937 में। ठीक है, इस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म होता है 1935 का। उसके बाद से बहुत सारे रिपोर्ट आए थे, जैसे क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो अब हम आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल। ठीक है, अगला चैप्टर हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से आज का क्लास ओवर होता है।